Hello everyone. In this video, we are going to see important news snippets from The Hindu dated 24th June 2026. Starting with our first article, GS1 से रिलेट करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेट करेंगे. न्यूज़ इज एसएनडीपी योगम जनरल सेक्रेटरी को मिला है पद्म भूषण. तो हम एसएनडीपी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं. एसएनडीपी की फुल फॉर्म क्या है? श्री नारायण धर्म परिपालना योगम. ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश किया गया था केरला में. कब फाउंड हुई थी? 1903 में. क्यों फाउंड हुई थी? इजावा कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए एंड अपलिफ्ट करने के लिए. किसने फाउंड की थी? डॉक्टर पद्मनाभन पालपू एंड श्री नारायण गुरु एज अ स्पिरिचुअल गाइड. नेक्स्ट आर्टिकल GS2 से रिलेट करेंगे, गवर्नेंस से रिलेट करेंगे. न्यूज इज टाइटनिंग ऑफ नॉर्म्स ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूटर्स अंडर फॉरेन कंट्रीब्यूशन अमेंडमेंट रूल्स 2026 एंड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. अभी हमने रिसेंटली कुछ अमेंडमेंट्स भी देखी थी इस एक्ट के अंदर. अब रूल्स आ गए हैं. रूल्स देखते हैं. सबसे पहला रूल क्या है? पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन. अगर आपको बाहर से कोई कंट्रीब्यूशन मंगानी है तो आप पहले रजिस्टर करवाओगे, लेकिन अब आपको पर्पस भी बताना पड़ेगा कि आप क्यों रजिस्टर करा रहे हो. आपको 5 कैटेगरीज हैं, उसमें से डिसाइड करना पड़ेगा. सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल, कल्चरल और रिलीजियस. लेकिन इसमें प्रोसिलिटाइजेशन की एक्टिविटीज को एक्सक्लूड किया गया है. प्रोसिलिटाइजेशन क्या होता है? कन्वर्जन एक्टिविटीज. और अगर आपको 2 कैटेगरीज में रजिस्टर करना है तो सेपरेट फीस लगेगी. यहाँ पे हमारे पास कुछ एक्टिविटीज गिवन है, जैसे एजुकेशनल में कौन सी एक्टिविटीज आती हैं, इकोनॉमिक में, रिलीजियस में, सोशल में जैसे पब्लिक हेल्थ, रिहेबिलिटेशन, कल्चरल में प्रिजर्वेशन ऑफ इंडियन आर्ट्स एक्सेट्रा. बात करें ज्योग्राफी की तो अब आपको एग्जैक्ट स्टेट बतानी होगी, यूनियन टेरिटरी बतानी होगी, कहाँ पे आप फंक्शन करोगे. जैसे अगर आपने राजस्थान बेस्ड एनजीओ है तो अगर आपने राजस्थान लिखवा दिया तो सिर्फ आप राजस्थान में वर्क करोगे. आपकी एक्टिविटीज स्टेट से बाहर नहीं जानी चाहिए. की फंक्शनरीज की बात करें तो अब की फंक्शनरीज में फॉरेन नेशनल्स को एक्सक्लूड कर दिया. अगर किसी एनजीओ में की फंक्शनरीज में फॉरेन नेशनल आते हैं तो वो रजिस्टर नहीं करा सकते इंडिया में, और उनको परमिशन नहीं मिलेगी बाहर से फंड्स मंगवाने की. लेकिन एक्सेप्शंस अलाउड है. नेक्स्ट बात करते हैं कि वो एनजीओज जो पहले से रजिस्टर्ड हैं 2026 से, उनको क्या करना है? उनको डिक्लेयर करना है अपना पर्पस एंड एरिया ऑफ वर्क विद इन 1 ईयर. प्लस उनके लिए एक कंडीशन आ गई है, लास्ट 2 सालों में उनको एटलीस्ट 10 लाख फंड्स स्पेंड किए होने चाहिए इन ऑर्डर टू प्रूव कि वो एक्टिव थे, तभी वो रजिस्टर करा सकते हैं. बात करते हैं पेनल्टीज की. किसी भी एनजीओ ने अगर 20% से ज्यादा फंड्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट के ऊपर खर्च कर दिए हैं तो उनको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी. ऐसा क्यों? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट से हम ट्रू नेचर ऑफ फंड्स को छुपाते हैं. स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज के ऊपर भी पेनल्टी लगेगी. ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी की बात करें, सबसे पहली कंडीशन है कि अगर आपको कोई भी एडिशनल फॉरेन फंड्स चाहिए तो आपको पहले जो आपने मंगवाए थे उसके 75% फंड्स आपको खर्च देने चाहिए, तभी आप एडिशनल फंड्स को और रिसीव कर पाओगे. बस आपको कहाँ कहाँ फंड्स यूज हुए हैं, फाइनल सोर्स कहाँ पे गया फंड्स का, वो भी आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा. एनुअल रिटर्न्स भी दिखानी पड़ेगी और साथ में सोशल मीडिया अकाउंट डिटेल्स भी देनी पड़ेगी, ताकि आपकी एक्टिविटीज के ऊपर नजर रखी जाए कि आप ये फंड्स कहाँ यूज कर रहे हो. नेक्स्ट बात करें तो इश्यूज की. इश्यूज में सबसे पहले ऑपरेशनल रिजिडिटी. हमने ज्योग्राफी बता दी, पर्पस बता दिया, तो इससे क्या फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी. सेकेंड, कंप्लायंस बर्डन. हमने 10 लाख रूल लिखा कि लास्ट 2 ईयर्स में 10 लाख रुपए आपने खर्चे होने चाहिए. तो अगर स्मॉल एनजीओ होंगे तो वो इतने ज्यादा पैसे कैसे खर्चेंगे. बट इसको अगर हम लॉजिकली सोचें ये वाली इशू को, तो वो स्मॉल एनजीओ फिर बाहर से भी फंड कैसे मंगवा रहा है. बट बात करें तो मैंडेटरी यूटिलाइजेशन का जो रूल है उससे रश्ड स्पेंडिंग्स हो सकती है, इनएफिशिएंट स्पेंडिंग हो सकती है. सिविल सोसाइटी स्पेस की बात करें तो आर्टिकल 19(1)(c क्या बोलता है? फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन. अगर हम कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं तो उससे आर्टिकल 19(1)(c हैम्पर हो रहा है. फिफ्थ इज एडमिनिस्ट्रेटिव ओवररीच. फील्ड वेरिफिकेशंस होंगी कि आप सही से यूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, अकाउंटेबिलिटी को अपहेल्ड करने के लिए. उससे क्या होगा? एडमिनिस्ट्रेटिव ओवररीच. नेक्स्ट आर्टिकल इज फ्रॉम GS2, हेल्थ से रिलेट करेंगे. रिकनेक्ट पब्लिक हेल्थ विद पीपल्स नीड. प्रॉब्लम इज पब्लिक हेल्थ पॉलिसी इज शिफ्टिंग फ्रॉम पॉपुलेशन हेल्थ टू इंडिविजुअल वेलनेस. उससे पहले देखते हैं कि हमें पब्लिक हेल्थ पॉलिसी क्यों चाहिए. बिकॉज हमारे यहाँ सबसे ज्यादा क्या है? डेमोग्राफिक डिविडेंड, और उसके लिए हमें चाहिए कि हेल्दी पॉपुलेशन हो. सेकंड, हमारा की गोल क्या है? यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, ताकि अफोर्डेबल तरीके से हर किसी को हेल्थ केयर सर्विसेज मिले. लेकिन हमारे पास इसी पब्लिक पॉलिसी में कुछ कंसर्न्स भी हैं. सबसे पहला कंसर्न ये है कि हमारी पब्लिक पॉलिसी एविडेंस बेस्ड नहीं है, पॉपुलिस्ट आइडियाज बेस्ड है. अभी हमारे पास अगर इलेक्शंस आएंगे तो हम शिफ्ट कर जाएंगे, और कहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं? हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर. सेकेंडली, डिक्लाइनिंग एक्सेस टू हेल्थ केयर.
पब्लिक पॉलिसी तो है, लेकिन हेल्थ केयर का असेस अभी भी नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि अगर हम प्राइवेट हेल्थ केयर की बात करें तो उसकी कॉस्ट हाई है, और अगर हम पब्लिक हेल्थ केयर की बात करें तो पुअर क्वालिटी है। एग्जाम्पल में आयुष्मान भारत की बात की गई है। आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स किस पे फोकस करता है? प्राइमरी हेल्थ केयर के ऊपर। लेकिन अगर हम इनकी एक्चुअल सर्विस डिलीवरी देखें, वो लिमिटेड है। इसी का एक कंपोनेंट है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। टेक्नोलॉजी जो है वो कभी भी फिजिकल हेल्थ केयर असेस को सब्सटीट्यूट नहीं कर सकती। यहाँ पे सिर्फ आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो, लेकिन फिजिकली जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप नहीं हो रहा। नेक्स्ट बात करें तो रीब्रांडिंग विदाउट फंक्शनल क्लैरिटी। 2018 से पहले हेल्थ सब सेंटर्स होते थे, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स। इससे क्या पता लगता था कि उनका क्या क्या रोल है, लेकिन अभी हमने उनको मर्ज कर दिया है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के अंदर। तो यहाँ पे कंफ्यूजन आ रही है कि किसका रोल क्या है, कहाँ जाए अगर कोई इंसान बीमार हो जाए। नेक्स्ट बहुत ही अलग बात बोली, दैट इज सब्जेक्टिव वेलनेस। अब हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं वेलनेस के ऊपर, और वेलनेस, मेरी वेलनेस अलग होगी और आपकी वेलनेस अलग होगी। आपके लिए वेलनेस में भी फिजिकल वेलनेस हो, और मेरे लिए वेलनेस मतलब मेंटली वेलनेस हो। इसको हम मेजर कैसे करेंगे वेलनेस को? ज़्यादा फोकस इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ हेल्थ पर जा रहा है। हम निग्लेक्ट कर रहे हैं न्यूट्रिशन, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, डिसीज प्रिवेंशन, मेटर्नल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। हम ज़्यादा फोकस किस पे कर रहे हैं कि कैसे हमारा प्रोडक्ट सेल हो। ग्रोथ ऑफ वेलनेस इंडस्ट्रीज बढ़ रही है। अभी आपने रिसेंटली आफ्टर कोविड देखा होगा कितने सारे क्योर फिट करके कंपनीज आ रही हैं, अलग अलग कंपनीज बढ़ रही हैं, और वो ज़्यादा फोकस कहाँ पे कर रही है? इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ हेल्थ पर। वो पब्लिक वेलफेयर के बारे में नहीं सोच रही, वो एक इंडिविजुअल के बारे में सोच रही है जो इंडिविजुअल पे कर सकता है। ये प्रॉब्लम है हमारी पब्लिक हेल्थ पॉलिसी में। जो पे नहीं कर सकता उसकी हेल्थ भी मैटर करती है। ये आर्टिकल उसी के बारे में है। सिस्टम लेवल डेफिशिएंसीज हैं हेल्थ केयर डिलीवरी में, जिनको हमें एड्रेस करना चाहिए, लेकिन एड्रेस नहीं हो रहा। फोकस डेटा जनरेशन पे है। हम स्ट्रेंथन नहीं कर रहे कि 3 टायर हेल्थ केयर सिस्टम आपस में इंटीग्रेट हो जाए, स्ट्रेंथनिंग हो जाए, बस हम डेटा कलेक्ट करी जा रहे हैं। और यही आर्टिकल एक पहले भी था कि हमारे पास हेल्थ रिपोर्ट्स आती हैं, डेटाज आते हैं, लेकिन एक्शन मिसिंग है। हम फोकस कर रहे हैं वेलनेस हो, डिजिटलाइजेशन हो जाए, लेकिन इमीडिएटली हमें क्यूरेटिव केयर चाहिए। बात करते हैं आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की, तो इसकी कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं और लिमिटेशंस हैं। अपॉर्चुनिटी की बात करें तो आईडी बना दी हमने, डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स आ गए हमारे पास, रजिस्ट्रीज आ गई ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज और हेल्थ प्रोफेशनल्स। लेकिन फिर प्रॉब्लम वही आ जाती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है। मुझे ये बताओ आप कि डॉक्टर्स की क्या रेशो है इन अर्बन अर्बन रेशो बताओ और रूरल रेशो बताओ। ट्रीटमेंट की कॉस्ट इतनी हाई है, अनअफोर्डेबल है। बेसिकली दिस आर्टिकल इज अबाउट कि हेल्थ पॉलिसी को हमें थोड़ा सा रिफॉर्म करना चाहिए, हमें शिफ्ट करना चाहिए फ्रॉम इंडिविजुअल टू पब्लिक हेल्थ। आर्टिकल्स हैं जो GS2 के IR से रिलेट करेंगे। नंबर 1 इज चाइना कॉल्स फॉर रिज्यूमिंग डायलॉग मैकेनिज्म, बिकॉज ब्रिक्स की मीटिंग चल रही है। तो अब उन्होंने बोला कि हमें क्या करना है, ग्रेजुअल नॉर्मलाइजेशन इन रिलेशंस करना है इंडिया के साथ। यहाँ पे कीवर्ड है ग्रेजुअल नॉर्मलाइजेशन। नेक्स्ट IMO की बात करें तो उन्होंने अनाउंस कर दिया है प्लान टू इवैक्यूएट वेसल्स। कहाँ से? पर्शियन गल्फ से। अब ये इवैक्यूएशन किस प्लान के तहत होगी? 1968 ईरान ओमान ट्रैफिक सेपरेशन स्कीम। ये एक टेम्परेरी नॉर्दर्न और सर्दर्न रूट्स बना देगा, जिससे इवैक्यूएशन कॉरिडोर्स क्रिएट होंगे ताकि मैनेज हो सके मूवमेंट। क्या होगा, सिंपल वर्ड्स में देखें तो ऐसे एक कॉरिडोर बना देंगे जहां से वेसल्स अगर मूव करेंगे तो उनके ऊपर कोई भी अटैक नहीं करेगा। नेक्स्ट आर्टिकल हम रिलेट करेंगे GS3 से, ट्रांसपोर्टेशन से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक पेज, पूरा पेज कवर है द हिंदू में आज की। कीवर्ड क्या है? सागर से समृद्धि, जल मार्ग से विकास। ये कीवर्ड आंसर में जा सकता है जब भी कोई पोर्ट से रिलेटेड आए, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड आए ओवरऑल, और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड आए। हम इसमें कुछ डेटास देखते हैं। टोटल कार्गो हैंडलिंग 60% से बढ़ गई है, और ये इंपॉर्टेंट है डेटा। नियरली 3 लाख सी फेरर्स डिप्लॉयड हैं ग्लोबली, इंडियन सी फेरर्स। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हमने रिसेंटली ये न्यूज़ भी देखी कि कैसे सी फेरर्स वर किल्ड। सो हम थोड़ा सा डेटा इसका याद रख सकते हैं। ये देखो 12 ईयर्स ऑफ मैरीटाइम ट्रांसफॉर्मेशन, ये हमने देख लिया। सागर से समृद्धि, जल मार्ग से विकास। कुछ डेटा है इन नंबर्स, इनको हम याद कर सकते हैं जो याद रहता है। जैसे फर्स्ट वाला डेटा याद रहेगा, ये 60% नियर अबाउट, एंड ये वाला डेटा हम याद कर सकते हैं सी फेरर्स कितने हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें पिलर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, कि अगर कोई पोर्ट से रिलेटेड आ जाता है या मैरीटाइम से रिलेटेड आ सकता है क्वेश्चन, तो हम बता सकते हैं कि कैसे हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। हम पोर्ट्स को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, वाटरवेज को कर रहे हैं, शिप बिल्डिंग को बिल्ड कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर शिप्स पहले बाहर बनाई जाती थी, अब हम इंडिया में बना रहे हैं, एंड ग्रीन ट्रांजिशन के बारे में फोकस कर रहे हैं।
India's first hydrogen powered ferry was launched at वाराणसी। इफ ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा प्रीलिम्स के लिए। ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा मेंस के लिए, और प्रीलिम्स के लिए भी हो जाएगा जब वहाँ पे अगर कोई टारगेट आ गया कि जीरो एमिशन हमने कब तक अचीव करना है, 2040 तक। लैंडमार्क प्रोजेक्ट्स गिवन है और साथ में कुछ रिफॉर्म्स गिवन है। इनको सिर्फ हम गो थ्रू कर सकते हैं ताकि हमें थोड़ा आइस से निकल जाए कि क्या क्या वर्क्स चल रहे हैं। जैसे ये वधवन पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। असम वाला हम लिख सकते हैं ताकि हम नॉर्थ ईस्ट में भी लिख सकते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी में भी लिख सकते हैं कि क्या क्या डेवलपमेंट कर रहे हैं हम इंफ्रास्ट्रक्चर में। और अगर हम रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो इसमें सागरमाला, ये इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट। वन नेशन वन पोर्ट प्रोसेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में लिख सकते हैं। एंड मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 कंक्लूजन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल GS 3 से रिलेट करेंगे, एनवायरमेंट से करेंगे। ये केस स्टडी गिवन है, दैट इज दिल्ली जीरो वेस्ट मॉडल। जीरो वेस्ट मॉडल क्या करेगा, कॉलोनीज से वेस्ट उठाएगा, एट सोर्स सेग्रीगेशन होगी, और वेट वेस्ट वहां पे ही कंपोस्ट कर दिया जाएगा, जो ड्राई वेस्ट होगा वो रिसाइकलिंग के लिए जाएगा, और बहुत ही कम वेस्ट लैंडफिल्स तक पहुंचेगा। और एक और केस स्टडी है दिल्ली की, अनुपम मॉडल, उसको भी हम यूज कर सकते हैं। 3 से रिलेट करेंगे, साइंस एंड टेक से रिलेट करेंगे, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इंडियाज नेक्स्ट चैलेंज फ्रॉम इन्वेंशन टू ग्लोबल स्केल। प्रॉब्लम क्या बताता है, प्रॉब्लम बताता है कि इंडिया में इनोवेशन की कोई कमी नहीं है, टेक्नोलॉजी की कोई कमी नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम आती है कमर्शियलाइजेशन में और ग्लोबल स्केलिंग में। इन्होंने कुछ पैटर्न बताया है कि इंडिया की इनोवेशन विदाउट स्केल, मतलब इंडिया वॉज वेरी इनोवेटिव, पहले ही हमने सब कुछ बना लिया था, लेकिन ग्लोबल स्केल नहीं कर पाए। देखते हैं, सबसे पहले इंडिया की लीडरशिप आई कंप्यूटिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, टेलीकम्युनिकेशंस में, लेकिन ये प्रॉब्लम रहती कहाँ पे है कि हम सिर्फ पायलट प्रोजेक्ट्स पे वर्क करते थे, पब्लिक सेक्टर डोमिनेंस थी, और लैब लेवल इनोवेशन, मतलब लैब में ही हमने इनोवेशन कर दिया, कुछ बाहर नहीं गया। हिस्टोरिकली बात करें तो हमने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को मिस किया है। सबसे पहला है सेमीकंडक्टर सेक्टर, हमने 1970s में स्टार्ट कर दिया था, लेकिन कुछ पब्लिक लेवल पॉलिसी मेकिंग में प्रॉब्लम आ गई तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। सेकेंड वॉज इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने खुद के कंप्यूटर्स बना दिए थे, लेकिन वही है, फिर से वो स्केल अप नहीं हो पाए। थर्ड, सिम्प्यूटर 1998, आप ये देख रहे हो, ये तब का टैब था और इंडिया ने सबसे पहले बनाया था, पर प्रॉब्लम आ गई कि इंडिया फिर से नहीं कर पाया कुछ भी ग्लोबल लेवल पर। हमारी लिमिटेशन कहाँ पे आती है कि हम रेडी नहीं है मार्केट एसेस के लिए। लिमिटेड सप्लाई चेन, लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, लैक ऑफ स्केल, पॉलिसी इनकंसिस्टेंसी, और PSU डोमिनेटेड मॉडल है। अगर हम ग्लोबल लेवल पे लीडरशिप को गेन करना चाहते हैं तो हमें क्या चाहिए, हमें इनोवेशन चाहिए, कमर्शियलाइजेशन चाहिए, इकोसिस्टम चाहिए। इकोसिस्टम मतलब कि एक इकोसिस्टम होना चाहिए, जो सब कुछ, पॉलिसी होनी चाहिए, उसी में कैपिटल होनी चाहिए, उसमें एक टैलेंट होना चाहिए, टैलेंट रिटेंशन होनी चाहिए, इकोसिस्टम डेवलप होना चाहिए, मार्केट असेस होना चाहिए, और ग्लोबल स्केलिंग होनी चाहिए। एग्जाम्पल में उन्होंने एप्पल कंपनी का एग्जाम्पल दिया कि कैसे उन्होंने एक इकोसिस्टम को बिल्ड किया इन ऑर्डर टू गेट थ्रू द मार्केट। अगर ग्लोबली हम इंडिया की सक्सेस की बात करेंगे, कुछ सेक्टर्स हैं जो इंडिया ग्लोबली बहुत स्केल करता है, जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स, फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड बोलते हैं हमें, जिसमें हम जेनेरिक ड्रग्स बनाते हैं और वैक्सीन प्रोडक्शन करते हैं। सेकेंडली, परम सुपर कंप्यूटर्स। थर्ड, हमारा जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे आधार, UPI, हम कितने सारे देशों के साथ अब शेयर कर रहे हैं। फोकस क्या करना चाहिए, इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज के ऊपर, जैसे AI को स्केल करें, हम कैसे कर सकते हैं, अफोर्डेबल AI के ऊपर वर्क कर सकते हैं, एनर्जी एफिशिएंट मॉडल्स के ऊपर कर सकते हैं, क्वांटम के ऊपर कर सकते हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी पे वर्क करें, स्पेस सोलर एनर्जी के ऊपर वर्क करें। नेक्स्ट आर्टिकल GS 3 से रिलेट कर सकते हैं, साइंस एंड टेक से रिलेट कर सकते हैं, AI के बारे में है, द स्ट्रेंज लिंक बिटवीन AI हेलुसिनेशन एंड क्रिएटिविटी। अब क्या बहुत इंटरेस्टिंग चीज इस आर्टिकल में बताई गई, जो AI मॉडल्स हैं वो वर्क करते हैं अलग अलग लेवल के ऊपर। अगर आपने उनसे फॉर एग्जाम्पल कुछ इजी पूछ लिया, एग्जाम से रिलेटेड पूछ लिया, तो वो आपको सेफर ऑप्शंस देंगे, मतलब जो आंसर आएगा वो थोड़ा सेफर साइड पे होगा, प्रिडिक्टेबल होगा, और यूजुअली फैक्चुअल आंसर होगा। लेकिन आप कभी भी उससे कुछ क्रिएटिविटी वाला पूछ लोगे तो वो आपको ऐसे आंसर्स देगा जिसमें आप बोलोगे वाओ यार क्या लिख दिया इसने, जैसे कि पोइट्री लिख देगा खुद से बना के, अपनी क्रिएटिविटी दिखाएगा। लेकिन प्रॉब्लम पता क्या आती है, मैंने यहाँ पे प्रॉब्लम मिस कर दी। प्रॉब्लम ये आती है कि ये जो क्रिएटिविटी करता है ये फैक्ट चेक नहीं करता। कभी कभी आप देखना, हम जब इस पे रिलाई करते हैं ये कुछ जजमेंट्स बता देगा, वो जजमेंट्स कभी होंगी ही नहीं, कभी मतलब रियलिटी में वो नहीं होगी, रियल नहीं होगी, वो उसकी क्रिएटिविटी होगी, उसने वो जजमेंट बना दी, और उसके बाद आप बोलोगे नहीं नहीं ये तो तुमने गलत बताया, तो वो बोलेगा सॉरी मेरे से गलती हो गई, मैं दोबारा से वेरीफाई करता हूँ।
सो ये क्या है, ये एआई की हेलुसिनेशन है। मतलब एआई खुद से अपनी क्रिएटिविटी दिखाता रहता है, खुद से चीज़ें क्रिएट करता रहता है और हमें ये बहुत अच्छे से देखना चाहिए कि वो सच है कि नहीं है। बस आर्टिकल ये था। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।